हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। इनके ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक्सेस डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो हमारा आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। और हम शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है लेसन नंबर 6 यानी कि नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन एन ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां हम समझेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेस डिमांड कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है। इस चीज का मतलब ये है, देखो नाम क्या एक्सेस डिमांड। दो तरह की डिमांड होती है, एक होता है इफेक्टिव डिमांड, एक होता है एक्सेस डिमांड। जब भी डिमांड जो है वो उतनी ही हो जितनी एक इकोनॉमी में आउटपुट की जनरेशन है, यानी कि जितनी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं डिमांड उतनी ही हो, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड होना। लेकिन अगर मान लो जितना आउटपुट जनरेट हो रहा हो और डिमांड उससे बहुत ज्यादा है, उसको हम क्या बोलते हैं एक्सेस डिमांड का होना। मतलब एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है कि सपोज करो एक इकोनॉमी जो है वो अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योर हो, यानी कि जो भी इनपुट्स हैं उसको अच्छे तरीके से इफेक्टिवली यूज कर रही है, यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रही है उसका, तो वहां पे आउटपुट जनरेट हो रहा है। लेकिन डिमांड जो है वो उस आउटपुट से भी ज्यादा है, ऐसे केस में क्या क्रिएट होता है एक्सेस डिमांड क्रिएट होता है। यानी कि पूरी इकोनॉमी अपनी पूरी ताकत झोंक के भी जो डिमांड जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, जो डिमांड है वो उस आउटपुट से भी क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है एक्सेस डिमांड क्रिएट होती है, क्योंकि अब तो इकोनॉमी जो है वो पूरा आउटपुट जनरेट करके दे रही है, लेकिन दिक्कत क्या है कि डिमांड फिर भी उससे फालतू हो रही है। अब आउटपुट तो और फालतू जनरेट किया जा ही नहीं सकता, क्योंकि डिमांड ही इतनी, मतलब हम जो है वो रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज कर चुके हैं, पूरा एफिशिएंटली यूज कर चुके हैं। तो फिर कैसे क्या करें फिर हम ऐसे केसेस में, तो वो टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। तो एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, वैसे ये चीज मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी। अब समझते हैं इस चीज को होता क्या है। तो एक्सेस डिमांड तो पता लग गया क्या होता है। अब एक्सेस डिमांड होने की वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है इकोनॉमी के अंदर, यानी कि अब लगातार डिमांड हो रही है, सप्लाई उतनी हो नहीं पाएगी। सप्लाई क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर चाह के भी अब प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो अपने मैक्सिमम लेवल पे चल रहा है, तो इसके अंदर प्रोडक्शन और हो नहीं सकता, आउटपुट और ज्यादा हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन डिमांड जो है वो ज्यादा है। तो ऐसे केस में जो है बैलेंस आउट करने के लिए जो प्राइस है वो ऊपर जाता है। जब प्राइस ऊपर जाता है यानी कि मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग दो ही चीज होती है, डिमांड और सप्लाई। अब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या होगा ऊपर जाएगा, इन्फ्लेशन क्रिएट होता है इकोनॉमी के अंदर। तो वो चीज हमारे पास यहाँ पे है, तो देखो डिस्कस करते हैं। तो लेवल ऑफ आउटपुट इज एट मैक्सिमम पॉसिबल लेवल और पोटेंशियल लेवल विच इज अचीव बाय फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो किस लेवल पे है, मैक्सिमम पॉसिबल लेवल पे है या फिर पोटेंशियल लेवल पे है। क्योंकि पोटेंशियल लेवल का मतलब ही क्या होता है, मैक्सिमम लेवल जो हम अपने सारे इनपुट्स को, सारे फैक्टर्स को यूज करके जनरेट कर सकते हैं। तो विच इज अचीव बाय फुल यूटिलाइजेशन, जहां पे फुल यूटिलाइजेशन है किस चीज का, ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी। दिस मीन्स दैट द इकोनॉमी आउटपुट विल नॉट इंक्रीज बियॉन्ड द पोटेंशियल लेवल। और कोई भी इकोनॉमी अपने पोटेंशियल लेवल से आउटपुट को बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी मैक्सिमम यूज जो है वो अपने रिसोर्स को कर रही है और मैक्सिमम लेवल पे आउटपुट जनरेट भी कर रही है। इसके बाद क्या आता है, तो सिचुएशन इन विच इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट इट्स पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। तो सिचुएशन जहां पे एक इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है अपने पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट पे, एंड देयर इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एट दैट लेवल, व्हाट विल हैपन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई भी इकोनॉमी अपने मैक्सिमम लेवल आउटपुट पे अभी भी ट्रेड कर रही है, यानी कि ऑलरेडी अचीव कर चुकी है अपना मैक्सिमम लेवल आउटपुट, तो क्या हम फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमें, और क्या अगर हम फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या आउटपुट का लेवल और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कोई इकोनॉमी अगर ऑलरेडी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे चल रही है, इसका मतलब ये है कि हम चाह के भी अगर हम और इन्वेस्टमेंट कर भी देंगे तब भी हमारा आउटपुट का लेवल इंक्रीज नहीं करने वाला है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो इकोनॉमी आउटपुट विल नॉट इंक्रीज, तो इकोनॉमी का जो आउटपुट है वो इंक्रीज नहीं होगा। हाउएवर ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट,
चाहे आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज ही क्यों नहीं कर रहे, विच इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड और ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, चाहे वो फिक्स हो या फिर ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर हो, द एग्रीगेट डिमांड एडी विल इंक्रीज, सिर्फ डिमांड बढ़ेगा एंड एक्सीड द लेवल ऑफ पोटेंशियल आउटपुट, और वो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट के भी ऊपर जाएगा। सच सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड इन द कंट्री। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड इन द कंट्री। ये आउटपुट जो है वो हम मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो डिमांड है वो फिर भी रुक नहीं रही है, डिमांड उससे भी ज्यादा है, और जब डिमांड ज्यादा है और हम सप्लाई चाह के भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम जो है वो ऑलरेडी अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर चुके हैं। इसके बाद क्या आता है, तो एक्सेस डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। तो एक्सेस डिमांड हमारी वो सिचुएशन होती है जहां पे एक एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक्सीड कर जाता है पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट से, यानी जो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट है उसको ही पे छोड़ चुके होते हैं हम यहाँ पे। तो इन द इकोनॉमी रिजल्ट ऑफ एक्सेस डिमांड इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो एक्सेस डिमांड का रिजल्ट है उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, इन्फ्लेशन क्रिएट होता है इकोनॉमी के अंदर, यानी कि हमारी इकोनॉमी में महंगाई बढ़ती है। अब क्योंकि सिंपल सी बात है, दो ही सिचुएशन होती है यहाँ पे, या तो हमारा एडी जो है वो ग्रेटर देन होगा एएस से, जो कि इस सिचुएशन के अंदर है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से बहुत ज्यादा है, और जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता चला जाता है। एक एडी बराबर है एएस के, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड, कि जितनी डिमांड जितना आउटपुट का जनरेशन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, जितना प्रोडक्शन हो रहा है आउटपुट का, डिमांड भी उतनी ही है, एग्रीगेट डिमांड भी उतनी ही है। तो इस केस में हमारा एडी और एएस दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और एडी और एएस बराबर होने का मतलब क्या है कि इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। लेकिन अगर एग्रीगेट डिमांड लेस देन है एग्रीगेट सप्लाई से, तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, इसका मतलब प्राइस नीचे आएंगे, इकोनॉमी में डिफ्लेशन क्रिएट होगा। अब होता क्या है, इस सिचुएशन में डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फर्दर प्रोडक्शन करके, फर्दर इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अभी भी बहुत सी डिमांड ऐसी है जिसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और जब एडी लेस देन होता है एएस के, यानी कि डिमांड कम है सप्लाई से, तो यहाँ पे जो फर्दर प्रोडक्शन है, फर्दर इन्वेस्टमेंट है, वो प्रोड्यूसर रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि जो पिछले प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो पुराने प्रोडक्शन प्रोड्यूस हुए गुड्स थे या फिर आउटपुट का लेवल था, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, स्टॉक बाकी है, तो इसलिए वो फर्दर प्रोडक्शन को रोक देता है जब तक पुराने स्टॉक्स क्लियर नहीं होते। और क्लियर क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि डिमांड जो है वो सप्लाई से क्या है यहाँ पे कम है। तो तीन केस हमारे काम करते हैं यहाँ पे। तो व्हेन पीपल हैव मोर मनी, अब देखो बात ये भी है, एग्रीगेट डिमांड की सिचुएशन क्रिएट क्यों होती है। हमने अपने ऊपर क्या बात करी थी कि इकोनॉमी के अंदर जो आउटपुट का लेवल है वो मैक्सिमम जनरेट हो रहा है, और जब मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो रहा है इसका मतलब क्या है कि भाई बहुत सारे लोगों को जॉब दी गई होगी, क्योंकि अगर एक प्रोड्यूसर को अपना आउटपुट का लेवल इंक्रीज करना है तो उसे अपने फैक्टर प्रोडक्शन इंक्रीज करने पड़ेंगे, उसने बहुत सारे लेबर रखे होंगे, इंप्लॉइज रखे होंगे काम करवाने के लिए, तो उन लेबर के पास सैलरी भी गई होगी, उन इंप्लॉइज के पास पैसा भी गया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं लोगों के पास पैसा आया है, और जब लोगों के पास पैसा आया है तो लोग की डिमांड नहीं करेंगे। तो ये एक मेजर रीजन होता है इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड के राइज करने का। तो वही चीज यहां पे है। तो व्हेन पीपल हैव मोर मनी, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा है, टू डिमांड मोर गुड्स, तो वो ज्यादा गुड्स की और ज्यादा सर्विसेज की डिमांड करते हैं, जो हम पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में कि कंजप्शन बढ़ता है जब इनकम बढ़ती है, इसलिए इनकम और कंजप्शन में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है। व्हाइल द सप्लाई ऑफ आउटपुट जो है इज लेस देन द प्राइस लेवल, और सप्लाई ऑफ आउटपुट क्या है, कम है, देन द प्राइस लेवल विल राइज, तो प्राइस क्या होता है, राइज करता है, ताकि वो बैलेंस कर सके डिमांड और सप्लाई फोर्सेस को। तो इस तरीके से जो है ना इकोनॉमी के अंदर चीजें जो हैं वो हैंडल होती हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, देखो दो केस हैं ये जो केस है ना, ये किसका है कि भाई एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या है, ज्यादा है, यानी कि एक्सेस डिमांड का केस है। ये देखो ये रहा, तो मान लो पहले एडी ये रहा, अब एडी के दो कंपोनेंट है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारे पास एडी है, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे y बराबर एडी, ये आउटपुट का लेवल है, तो ये आउटपुट और इनकम, ये हमारा एडी। अब जो एडी है वो यहां से यहां शिफ्ट कर गया, ठीक है। अब एडी यहां से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया, क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि लोग जो है वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा गुड्स की ज्यादा सर्विस की डिमांड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है। इस केस में जो है वो इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड क्रिएट हो चुकी है, तो इसलिए जो हमारा एडी है वो यहां से लेकर यहां तक शिफ्ट हो गया। और ये जो सिचुएशन है, ठीक है, ये वाली ये किसकी है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन बन रही है। अब वही चीज यहां पर देखो, इसको समझने से पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं, डेफिशिएंसी इन डिमांड। बिल्कुल एक्सेस इन डिमांड के कंसेप्ट का उल्टा है डेफिशिएंसी इन डिमांड। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी, यानी कि जब डिमांड की कमी हो, यानी कि अब हम बात करेंगे इस वाले केस की,
कि जब हमारा एडी है वो क्या हो, लेस देन हो किससे, एएस से, यानी कि एग्रीगेट डिमांड कम हो एग्रीगेट सप्लाई से। तो डेफिशिएंसी इन डिमांड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू एक्सेस डिमांड सिचुएशन। तो डेफिशिएंसी डिमांड जो है वो बिल्कुल अपोजिट है किसके, एक्सेस डिमांड सिचुएशन के। When the economy is at potential level, जब कोई भी इकोनॉमी अपने पोटेंशियल लेवल पे होती है, there is a fall in aggregate demand। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड में क्या आता है, फॉल आता है ड्यू टू फॉल इन ऑटोनोमस कंजप्शन। क्यों, क्योंकि लोग जो है वो कंजप्शन कम कर रहे हैं, यानी कि when the economy, अब कोई भी इकोनॉमी जो है अपने पोटेंशियल लेवल पे है, ठीक है, एंड देयर इज अ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड गिरेगा ड्यू टू फॉल इन ऑटोनोमस कंजप्शन। इसको थोड़ा और भी समझते हैं। ये तो एक रीजन हुआ, जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा था, यानी कि इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड था, या फिर पोटेंशियल लेवल पे आउटपुट जनरेट हो रहे थे, तो वो क्या कहता है, महंगाई बढ़ गई थी। अब महंगाई जब बढ़ी, यानी जब प्राइस राइज की हुई तो डिमांड वापस कम हो गई होगी, तो डिमांड कम होने की वजह से भी डेफिशिएंसी इन डिमांड यहाँ पे आ सकता है। तो एग्रीगेट डिमांड फॉल हुई ड्यू टू फॉल इन ऑटोनोमस कंजप्शन, क्योंकि ऑटोनोमस कंजप्शन जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। अब जिनको नहीं पता मैं वापस याद दिला देता हूं, ऑटोनोमस कंजप्शन वो कंजप्शन होती है, ठीक है, जो एक कंज्यूमर जीरो लेवल इनकम पे भी कंज्यूम करता है। यानी कि इनकम एक टाइम पे जीरो हो सकती है पर कंजप्शन कभी जीरो नहीं होता। क्यों, क्योंकि हम जो सब ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कुछ ना कुछ नेसेसरी गुड्स कंज्यूम करते हैं जो हमें कंज्यूम करने ही होते हैं। जैसे कि फूड एक नेसेसरी गुड है, तो चाहे इनकम रहे चाहे इनकम ना रहे, कंजप्शन जारी रहता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन की वो कंजप्शन जो एक कंज्यूमर अपनी इनकम ना होने के बावजूद भी कंज्यूम करता है। और इन्वेस्टमेंट, देन इट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी इन डिमांड। इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी इन डिमांड, क्योंकि अब जो है कंज्यूमर ने अपना ऑटोनोमस कंजप्शन क्या कर दिया, कम कर दिया है। एट दिस सिचुएशन द आउटपुट लेवल सीम्स टू बी सरप्लस। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है, जो आउटपुट का लेवल है वो किसमें पहुंच गया, सरप्लस के अंदर। सरप्लस अंदर क्यों पहुंच गया, क्योंकि भाई जब डिमांड होगी ही नहीं और सप्लाई बहुत ज्यादा होगी तो होगा क्या, इकोनॉमी में जो स्टॉक है वो बढ़ेगा, सरप्लस बढ़ेगा। एक मिनट वेट करना, फिर बढ़ाऊंगा आगे से, बाहर से नॉइस बहुत आ रहा है। चलो आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि जो आउटपुट लेवल है वो हमारे पास क्या होता है, सरप्लस में होता है। सरप्लस में क्यों होता है, क्योंकि डिमांड उतनी है नहीं, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बिकते ही नहीं है, अनसोल्ड स्टॉक्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास आउटपुट का लेवल है वो सरप्लस में चला जाता है इन द मार्केट एंड पीपल डू नॉट डिमांड इट, दस पुटिंग प्रेशर ऑन प्राइस लेवल। अब लोग जो है वो डिमांड नहीं कर रहे हैं तो उसका प्रेशर किसके ऊपर पड़ता है, प्राइस लेवल के ऊपर टू फॉल, कि अब वो गिरे। यानी कि प्रोड्यूसर को जो है ना वो अपने गुड्स को सस्ते बेचना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसका पुराना स्टॉक रखा हुआ है और जब तक वो क्लियर नहीं होगा वो नए प्रोडक्ट्स को नहीं बना सकता। तो इस केस में जो है इकोनॉमी के अंदर प्राइस गिरता है। मतलब हमने इस केस में क्या लिखा था कि जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा थी एग्रीगेट सप्लाई से, तो यहाँ पे जो है ना वो प्रोडक्ट है वो कम पड़ गए थे, यानी कि गुड्स कम पड़ गए, आउटपुट लेवल कम पड़ गया और डिमांड बहुत ज्यादा थी, जिसकी से प्राइस राइज होने लगे। क्यों, क्योंकि लोग जो हैं वो गुड्स को, उन सर्विसेज को महंगे में भी खरीदने के लिए तैयार थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है डिमांड पहले ही नहीं हो रही, तो डिमांड नहीं हो रही और प्रोडक्ट जो है वो आउटपुट लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर सस्ते बेचने को तैयार बैठा है। क्यों, क्योंकि लोग जो है वो खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो पुटिंग प्रेशर ऑन प्राइस लेवल टू फॉल इन ऑर्डर टू बैलेंस द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। और ये किस लिए हो रहा है, ऑर्डर टू बैलेंस द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। दिस क्रिएट्स डिफ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। तो अगर मैं इस केस में बात करूं तो इसी को हम पता क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड वाले पॉइंट को बोलते हैं इन्फ्लेशन गैप। इन्फ्लेशन गैप यानी कि महंगाई यहाँ पे बढ़ चुकी है और यहाँ पे जो ये है ना डेफिशिएंट डिमांड। अब यहाँ पे अगर इस ग्राफ को समझोगे आप तो ये हमारा y बराबर AD की लाइन है जो 45 डिग्री से गई हुई है, ये हमारा AD AD2, ये हमारा AD1। मतलब पहले लोग यहाँ पे कंज्यूम कर रहे थे, पहले लोगों की डिमांड यहाँ थी, पहले की डिमांड यहाँ पे थी। फिर क्या हुआ, लोगों ने एकदम से डिमांड करना कम कर दिया। अब डिमांड करना कम कर दिया तो AD जो है वो नीचे आ गया। अब AD का कर्व नीचे आ गया तो ये बन गया हमारा AD2 जो हमारा एक्चुअल AD कर्व है, यानी कि C+I। ठीक है, और जो एक गैप आया इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट डिमांड, यानी कि डिमांड में कमी। और डिमांड में कमी की वजह से जो प्राइस है वो वापस क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, प्राइस कम हो जाएंगे, तभी लोग जो है वो अपनी डिमांड को वापस इंक्रीज करेंगे। तो दिस क्रिएट्स डिफ्लेशनरी प्रेशर। और ये क्या क्रिएट करते हैं, डिफ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी वेयर डिफ्लेशन इंप्लाइज द फॉल इन प्राइस। यहां पे डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, फॉल इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस में कमी आना। तो ये चीज थी हमारी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हमने खत्म कर दिया इसे। ठीक है, कि कब इन्फ्लेशन होता है, कब डिफ्लेशन होता है, यानी कब डिसइक्विलिब्रियम होता है इकोनॉमी के अंदर, कब इक्विलिब्रियम होता है, सारी चीज डिस्कस कर ली है। ये हमारा था एक्सेस डिमांड और इफेक्टिव डिमांड में क्या फर्क होता है वो चीज, और डेफिशिएंसी इन डिमांड का मतलब क्या होता है वो चीज मैंने डिस्कस कर ली है आज की वीडियो के अंदर। और कैसे
एक्सेस डिमांड या फिर डेफिशिएंसी इन डिमांड जो है वो मार्केट में प्राइस को अफेक्ट करता है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।